नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल न्यू लाइट नीट पर। बच्चों, आज आपका टेस्ट नंबर 62 एफएसटी हुआ, जिसका केमिस्ट्री का डिस्कशन लेकर हम लोग आपके सामने हैं। आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बच्चों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आज के पेपर में जो एफएसटी 62 नंबर है उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक आया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 हैं, पीरियोडिक टेबल से 2 हैं, बॉन्डिंग से 5 सवाल हैं। देखिए, क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकती है, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, है ना। थर्मोडायनेमिक्स से 1 सवाल है, इक्विलिब्रियम से 1 सवाल लिया गया है, रेडॉक्स के 2 सवाल हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी से 5 सवाल आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से 3 सवाल आ रहे हैं। इसके बाद सॉल्यूशन से 2 सवाल हैं, केमिकल काइनेटिक्स से 1 सवाल है, डी और एफ ब्लॉक से 3 सवाल लिए गए, कोऑर्डिनेशन से 2 सवाल, हेलो एल्केन हेलो एरीन से सवाल है, एल्कोहल फिनॉल ईथर से भी सवाल है, एल्डिहाइड कीटोन से 4, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 2 सवाल है, एमीन से 2 सवाल हैं, बायोमोलिक्यूल से 1 सवाल है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 3 सवाल और पी ब्लॉक से भी 1 सवाल यहाँ पर बिल्कुल आपके पेपर में ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, तो ये डिटेल था कि पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये आप देख सकते हो, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, एफएसटी 62 टेस्ट डेट 1 मई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने डिस्कशन को। और क्वेश्चन नंबर 51, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर आपसे नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे। तो अगर मोल के लिए हम बात कर रहे हैं तो मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, 4.25 ग्राम अपॉन NH3 का क्या हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 1/4 मोल हो जाएंगे, हो रहा है 1, है ना। तो यहां से मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 1/4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब एक NH3 में कितने हैं एटम, 4 हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल एटम आपसे पूछ रहा है, एक NH3 में 1 नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, 4 एटम्स हैं, है ना। तो टोटल अगर एटम्स आपसे पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो जाएगा एक में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 1/4 इंटू Na इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, Na एटम्स आंसर आ जाएगा, मतलब नियर अबाउट एवोगैड्रो नंबर, जो कि यहाँ पर सबसे बेहतर विकल्प 4th ऑप्शन दिया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल सवाल है आपके सामने, आप देख सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, L बराबर 3, N बराबर 4, L बराबर 3, N बराबर 4। तो यहां पर अगर हम देखेंगे L बराबर 3 किस ऑर्बिटल के लिए बात हो रही है, तो ये तो F के लिए होता है, और N बराबर 4 मतलब ये 4F की बात कर रहा है। अब F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सब लोग जानते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 4F सीरीज कौन सी सीरीज होती है, 4F सीरीज का पहला एलिमेंट कौन सा होता है, 4F सीरीज का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, 4F सीरीज में रेडियो एक्टिव कौन सा एलिमेंट है। बहुत सारे सवाल 4F सीरीज से बनते हैं। हालांकि यहाँ पर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बड़ा सिंपल सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, L बराबर 3, N बराबर 4 में, तो 4F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जा सकते हैं,
ये बात निकल के आती है, ठीक है। और इस तरह से F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। अगर यहाँ पर L बराबर 0 दिया होता तो L बराबर 0 s ऑर्बिटल के लिए होता है ना, L बराबर 1 होता है p ऑर्बिटल के लिए, L बराबर 2 होता है d के लिए, और L बराबर 3 होता है F के लिए, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, और यहाँ से अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसका एक और फार्मूला होता है 2 टाइम्स 2l+1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितने हो जाएंगे, F में 7 हो जाएंगे। इसका फार्मूला होता है 2l+1, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप डायरेक्टली फार्मूला बता सकते हो 2 टाइम्स 2l+1, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स उस फार्मूले से भी आ जाएंगे, हालांकि F हमें याद भी रहता है। 53 इज नॉट परमिसिबल, कौन सा इसमें जो है वो सही नहीं है, आपको बताना है क्वांटम नंबर की सीरीज से। तो आपसे ये बोल रहा है 5f होता है, और m बराबर जो है -l से +l होता है, तो m बराबर 0 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। n बराबर 3l बराबर 2 की बात कर रहा है, 3d की बात कर रहा है। अब m बराबर 3 नहीं हो सकता भैया, m बराबर -3 नहीं हो सकता। m बराबर यहाँ पे -2 से +2 हो सकता है, लेकिन -3 नहीं हो सकता है ना, समझ रहे हैं। तो ये नहीं होगा, यही बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। n बराबर 3 l बराबर 2, m बराबर -2 s बराबर -2 हो सकता है। ये बात कर रहा है कि इसकी 4s की बात कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहला हो सकता है, तीसरा पॉसिबल है, चौथा सेट पॉसिबल है, चौथा ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलते हैं सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, सेकेंड ऑप्शन। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि m का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो ये होता है ना, m का फार्मूला ये होता है, ये दिया हुआ है, लेकिन m की वैल्यू -3 है, जो कि इस फॉर्मूले को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है सही से, इसलिए सेकेंड ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। तो 53 का सेकेंड। 54 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है रिलेटेड विद ईच अदर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिए हैं, यहाँ पर इसके ग्रुप दिए हैं, एटॉमिक नंबर दिए हैं और यहाँ पर इसके ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 115 की बात कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर 115 अगर बात कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर एटॉमिक नंबर 103 और 118 तक की बात करेगा, तो जो ग्रुप होता है वो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट होते हैं, और पीरियड 118 तक के लिए 104 से 118 तक के लिए जो होता है वो 7th होता है। तो यहाँ पे ग्रुप आपसे कह रहा है, तो एटॉमिक नंबर 115 का ग्रुप 15 होगा, बिल्कुल सही बात है। 117 का 17 होगा, बिल्कुल सही बात है। 114 का 13 होगा, गलत बात है, ये भी 14 होगा। 116 का 16 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है बेटा, सी ऑप्शन। तो पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का पहला, क्वेश्चन नंबर 54 का पहला हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 का पहला हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है बेटा। द ऑफिशियल नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 107 इज हैसियम। हमारी ट्रिक आपको याद हो तो लिख लिया करिए, मेन नो लॉ, रदरफोर्ड डब से बोहर है ना, ये एस साइलेंट मान लेते हैं। ये 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। तो हैसियम जो है ये बेटा 108 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। 107 क्या होता है, बोहरियम, बोहरियम है बेटा ये, है ना, तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द नेचर ऑफ Cl2O7 इज बेसिक, गलत बात है। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, N2O, NO, COH2O को छोड़कर, ये चारों न्यूट्रल होते हैं, बाकी सब एसिडिक होते हैं।
तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। दोनों ही ऑप्शन बेटा गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन होगा 55 का फर्स्ट। 56 विच हैज नो पाई बॉन्ड, किसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो बहुत ही आसान सवाल, H2O आंसर। देखिए कैसे, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, है ना, और 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं, 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है। SO2 है, SO2, तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। CO2 है, CO2 में भी आपको 2 पाई बॉन्ड नजर आ रहे है ना। SO3 है, SO3 है, तो ये 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो किसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो वो पहला ऑप्शन है 56 का पहला ऑप्शन जो है वो यहां पर है सही। 57 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपसे कह रहा है, किसमें दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो SiF4 आपके सामने दिया हुआ है, हो जाएगा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गई सर। PCl5 की बात कर रहा है, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर sp3d, तो ये तो बेटा दोनों नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। NF3 को देखो, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। H2O अगर हम बात करेंगे तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो दोनों ही sp3 है, मतलब हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 57। NF3 को देखो, तो NF3 अभी मैंने आपसे ऊपर किया, sp3 होता है। BF3 को देखोगे तो BF3 जो होता है वो sp2 होता है ना। इसके बाद H2S की बात करेंगे तो ये 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर होता है, ये भी sp3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे BF3 sp2 है, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे ये भी sp2 है, गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों ही केमिकल स्पीसीज जो होती हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 58 मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर आपसे कह रहा है N2, तो बॉन्ड ऑर्डर आप सब लोग जानते हो, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो N2 में हम लोग यहां पर लिखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाए, हालांकि एक तरीका और होता है, डायरेक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड देख के आप बता सकते हो। तो इसमें बॉन्डिंग में कितने हैं, 10 हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 हैं, तो हाफ ऑफ 10-4 बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बॉन्ड है इनके बीच में। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O डबल बॉन्ड हो, O डबल बॉन्ड हो, समझ रहे हैं ना, O डबल बॉन्ड हो। तो H2 यहां पर H एक सिंगल बॉन्ड है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, है ना। मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो सवाल तो सबसे सिंपल हो गया। अब हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, तो बॉन्ड लेंथ अगर आपसे कहता है कि मिनिमम किसमें है तो फिर N2 हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है, ये सारे बातें याद रखिए, हेल्प हो सकती है, बहुत सारे सवाल इससे बन जाते हैं, ठीक है। सिंपल सवाल था आपके लिए। 59 में चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा इसमें करेक्शन हुआ है ना, ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो जो करेक्शन हुआ है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो ये किया गया है कि sp3, sp और sp2, और जो ऑप्शन सेम थे फोर्थ वाला उसको ये किया गया है sp2,
sp और sp3। तो अब ये ऑप्शन आपके अलग अलग 4 हो गए, ऐसे सेम हो रहे थे, ठीक है। तो ये करेक्शन आपको हुआ है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो हम सब लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होती है, सब लोग जानते हैं, है ना। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो sp में 50% एस होता है, sp2 में 33.3% एस होता है, और sp3 में 25% एस होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा sp में, फिर sp2 में, और फिर sp3 में हो जाती है। तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 का थर्ड ऑप्शन होगा, क्या होगा थर्ड ऑप्शन 59 का। क्वेश्चन नंबर 60, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर। लीनियर कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आइए बना लेते हैं। SO2 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बेंट होगा कुछ इस तरह से, V शेप, बेंट शेप, लीनियर नहीं है। CO2 सर लीनियर है, 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, CO2 बनेगा कैसा, कुछ इस तरह से बनेगा, लीनियर, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सल्फेट की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, कार्बोनेट की sp2 आएगी, तो ये दोनों भी लीनियर नहीं होंगे। लीनियर यहां पर कौन होगा अगर हम देखेंगे, तो लीनियर यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जा रहा है, वो है सेकेंड ऑप्शन 60 का। 61, इन ओपन कंटेनर फॉर विच डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। तो हम जानते हैं इनके बीच में रिलेशन जो होता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अगर डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होने हैं तो डेल्टा एन जी जो है वो 0 होना चाहिए, डेल्टा एन जी 0 होना चाहिए, किसके लिए, फॉर डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। सब लोग सहमत होंगे इससे। अब देख लो किसमें डेल्टा एन जी जो है वो 0 आ रहा है। अगर इसके लिए डेल्टा एन जी निकालते हैं तो ये हो गया 2 और ये -3, तो ये -1 हो जाएगा डेल्टा एन जी, ये हो जाएगा 2 - 2। रिएक्टेंट में भी 2 गैसियस मोल्स है, प्रोडक्ट में भी, तो 2 - 2 इसके लिए 0 हो जाएगा। मींस सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहां पर आपको बता रहा है डेल्टा एच बराबर डेल्टा आई होता है, ठीक है। अब अगर आप यहां देखोगे ये गैसियस है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड तो लेना नहीं है। अब यहां पे अगर हम डेल्टा एन जी देख रहे हैं, सबका निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको, 3 - 2, 3 - 2 1 है, तो भी ये नहीं होगा, तो यहां पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। इधर देखिए डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, यहां पे भी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई नहीं है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 61 में। 62 में चल रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड आपसे पूछा है। देखिए कॉन्जुगेट एसिड के लिए ऐड करते हैं H प्लस को, क्या करते हैं, H प्लस को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर NH2 में इसमें NH2 माइनस में ऐड करेंगे तो NH3 हो जाएगा सर, NH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर NH3 सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक, ये बात निकल के आ रही है। 63, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम पेंटॉक्साइड, CrO5 की बात कर रहा है। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, पूरी दुनिया इसको जानती है। कई बार रैपिड फायर सेशंस में ये सवाल रखने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आपको कुछ चीजें और भी पता चले। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप कर ही लोगे, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन में एक बात और है कि आपको ये पता चले कितने परऑक्साइड बॉन्ड हैं, कितने ऑक्साइड बॉन्ड हैं, है ना। इन सब चीजों की भी जानकारी आपको निश्चित तौर पे होनी चाहिए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये -2 होगा,
ये +2 हो गया इन दोनों की जब हमने कंपेयर करा, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1। तो क्रोमियम जो है वो क्रोमियम की OS यहाँ पे +6 आ गई। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, अगर हम जनरल मेथड से निकालते तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 10 आ रही है। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम 6 हो गई, वो भी तरीका सही है ना। और बाकी ये तरीका तो मैंने आपको बताया ही। साथ साथ मैं सिर्फ यही बता रहा था कि यहाँ पर ऑक्साइड बॉन्ड कितने हैं ये आप जान लीजिए, ऑक्साइड बॉन्ड कितने हैं ये भी जान लीजिए। हो सकता है स्टेटमेंट में आ जाए, है ना, इस तरह का क्वेश्चन कोई आ जाए तो कम से कम आप इसको बता सकें। ठीक है, तो चलिए, तो +6 होगा 63 का, थर्ड ऑप्शन है ना। कहते हैं इनल्ट पेयर इफेक्ट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ, तो इनल्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो पी ब्लॉक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और इनल्ट पेयर इफेक्ट में आपको ये बात बताई जाती है कि अगर हम देखेंगे कि मैं एक लाइन लिखवाता हूं कि लोवेस्ट मेंबर, और पी ब्लॉक में भी ये कहां कहां लगता है बेसिकली 13, 14 और 15 ग्रुप में। लोवेस्ट मेंबर जो होता है वो प्रिफर करता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्टेबिलिटी। इस तरह पे कई सारे सवाल मैंने आपको लगवाए हुए हैं, अगर आपको याद हो। मतलब जैसे पीबी है, ये +4 भी शो कर रहा है, +2 भी शो कर रहा है, और एंड वाइस वर्सा कर लो, मतलब ऊपर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, तो पीबी 2+ में ज्यादा स्टेबल होगा। पीबी जो है ये किस में स्टेबल होगा, 2+ में ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, जैसे टीएल है, ये 1+ है और ये 3+ है, तो लोवेस्ट में स्टेबल होगा। समझ गए ना। जैसे जर्मेनियम है, ये +4 में है, +2 में, तो जर्मेनियम +4 में स्टेबल होगा, एंड वाइस वर्सा भी लिखा हुआ है। ठीक है, लोवेस्ट मेंबर जो होगा, इस बात को आपको याद रखना है। हालांकि इसके नीचे भी मेंबर होते हैं, लेकिन जो जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऐसे ही मेंबर जिनकी स्टडी हम लोग डिटेल में करते हैं वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। इनके नीचे भी हैं तो उन पे हमें नहीं ध्यान देना। तो इनल्ट पेयर इफेक्ट किस ब्लॉक की एलिमेंट की एक अच्छी प्रॉपर्टी है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, बेसिकली ग्रुप 13, 14, 15 में बात करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी भी कॉज होती है उनकी स्टडी ना करने के लिए। ठीक है, इसलिए लोवेस्ट इसीलिए बोला है जिनकी स्टडी हम डिटेल वे में करते हैं। Which of the following molecule represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की हमारी ट्रिक है, कई बार सेशंस में बताया है, sp3 - पाई बॉन्ड्स। sp3 - पाई बॉन्ड अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, तो sp3 - पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं इस कार्बन में, तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो sp3 - 2 हो गया, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp, तो ये तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, दूसरा वाला भी sp होगा क्योंकि यहाँ पे भी, तीसरा जो है अगर मैं यहां देख रहा हूं तो यहां तो सारे sp3 - 2 है, मतलब सारे sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आइए बना के देखते हैं। यहां पे देखो एक है तो sp3 - 1, इसी तरह इसमें भी यही हो जाएगा, तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। इधर आ जाइए, sp3 - 2 हो गया, तो sp इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों की हो गई, तो ये बिल्कुल सही है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रही है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी sp3 आ रही है, इसकी sp2 आ रही है, इसकी sp3 आ रही है, और इसकी भी sp2 आ रही है। तरीका यही है। खैर, यहां पर आपसे जो पूछा था उसका आंसर हो रहा है।
सेकेंड आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, सिंपल सवाल है। लेसेन टेस्ट इज यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। लेसेन टेस्ट जो होता है वो किसके डिटेक्शन में यूज होता है? तो हमने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, रिस्पेक्टेड सिंह सर के नाम पे ट्रिक थी कि एसपी सर ने हेलो कहा, एसपी सर ने हेलो कहा, है ना। और इसमें नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, क्लोरीन भी है, मींस ऑल ऑफ दीज के साथ हम लोग जाएंगे, ऑल ऑफ दीज के साथ। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे यहाँ पर, तो 66 का जो है फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली हो जाएगा। 66 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपके सामने। अब कलर कंफर्मेशन मान लो पूछ ले कि नाइट्रोजन के लिए तो कहते हैं प्रशियन ब्लू, ठीक है ना। सल्फर के लिए ब्लैक बोल सकते हैं, ठीक, वो लेड सल्फाइड वाला ब्लैक कलर कंफर्म कर देता था। वॉयलेट कलर की नोज याद करो, नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन जो होती थी वॉयलेट कलर कंफर्म करता था। तो इस तरह से कंफर्मेशन कलर भी पूछे जाते हैं, तो उनकी भी तैयारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की बात आपसे करी है, तो ये कार्बोकैटायन है। अल्फा एच निकाल लें, हाइपर कॉन्जुगेशन के से इनकी स्टेबिलिटी को हम निकाल सकते हैं। तो ये कार्बोकैटायन है, इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा एच हैं। इसके पास 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो इसके पास टोटल कितने अल्फा एच हो गए भैया? इसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इधर हम देखेंगे, ये प्लस है, ये 3 इधर है, 2 इधर, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। इधर देखेंगे, ये प्लस है, तो ये इसके पास हो गए 2 अल्फा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन होगा थर्ड। (68) में चलेंगे, मैक्सिमम स्टेबल की बात कर रहा है ना। तो यहां पर अगर देखें 1 ब्यूटीन, तो CH2 CH CH2 CH3, तो ये दिया हुआ है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस एल्कीन में अगर आप देखोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आपको नजर आ रहा है ना। सिस 2 ब्यूटीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिस 2 ब्यूटीन की बात करते हैं। तो सिस अरेंजमेंट सब लोग जानते हैं, सिस फॉर्म है। अल्फा हाइड्रोजन 6 होंगे, सेम हो गए। ट्रांस में अगर हम देखेंगे, ये भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ट्रांस अरेंजमेंट है। बस इसमें जो है ये ग्रुप्स दूर दूर लगे हैं, तो रिपल्शन मिनिमम होगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? ट्रांस की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ट्रांस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी पूरा डिटेल्ड एनालिसिस में। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया बेटा? ट्रांस। 68 का थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, द रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो HBr हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और प्रेजेंस है पेरोक्साइड का, तो यहां पर एक रूल लगेगा जिसको हम जानते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। भाई मार्कोनिकॉफ रूल जो है क्या था कि किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX का निगेटिव पार्ट उस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है कम होते हैं, तो इसमें कहाँ जाएगा? जिसमें ज़्यादा होंगे। तो अगर हम प्रोपीन की बात करते हैं, CH3, अब यहाँ पर HBr है, यहाँ पर पेरोक्साइड का प्रेजेंस है, बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे,
तो अब आप देख सकते हो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस अब कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो इसी के पास जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2Br बना है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड बन गया है ना। तो इसका नाम क्या है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है, रिएक्शन आपको दी हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग सब जानते हैं रिएक्टेंट है, तो अगर हम ROR की बात करेंगे तो ये माइनस डेल्टा ऑफ H2 बाई डेल टी बराबर माइनस डेल्टा ऑफ I2 बाई डेल टी बराबर प्लस 1/2 डेल्टा ऑफ HI बाई डेल टी होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, माइनस होना चाहिए तो गलत हो गया, ये दोनों माइनस है, बिल्कुल सही है, प्लस सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम। देखो गैडोलीनियम जो है 64 एक ऐसा होता है जिसमें F में 7 होते हैं, D में 1 होते हैं और S में 2 होते हैं, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने आपसे क्लास में भी कहा है, याद आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, 4F7 5D और 6S आप देख लीजिए, 5 4 5 6 लिख दीजिए, इस तरह से मैंने कहा था। अच्छा, लैंथेनॉइड्स में एक बात और याद रखना, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपको याद रखना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपको याद रखना होता है कि जिनके कॉन्फ़िगरेशन में D में 1 आता है। तो सीरियम, ल्यूटेशियम, गैडोलीनियम, इनके D में 1 आता है। बाकी जितने लैंथेनॉइड्स होते हैं सर उनके D में 0 आता है। ठीक, तो यहां पर आपसे ये पूछा था गैडोलीनियम के बारे में, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्कैंडियम शोज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तो एक बात हम लोगों ने पढ़ी है, स्पेशली D ब्लॉक एलिमेंट में बात करते हैं, लेकिन NCERT का इंटरेस्ट सवाल है कि 3D सीरीज में वो कौन सा मेंबर है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो उसका सिर्फ एक ही एक आंसर है, स्कैंडियम। ये सिर्फ और सिर्फ +3 ओनली शो करता है, इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, टेबल बनवाई थी, वहां पर आपको बताया भी गया है ना। और वैसे +2 जिंक करता है, लेकिन जिंक फिर जो है वो ट्रांजिशन कहाँ है, बात समझ रहे हैं ना। हालांकि यहां तो इन्होंने मेंशन कर दिया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है उस सवाल को हमने यहां पर, तो थोड़ा सिंपल हो गया है। फिनॉल का जो है आप देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन जब होता है तो बेंजोक्विनोन बनता है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन होने पे बेंजोक्विनोन बनता है, जो कि कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बेंजोक्विनोन थर्ड ऑप्शन बन रहा है। अमंग प्रोपेनल एसीटोन एंड प्रोपेन 1 ऑल, ये एल्कोहल है, H बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब ये लगभग आइसो सेम नंबर आप कार्बन में है, तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बीपी होगा वो होगा प्रोपेनॉल का, फिर होगा एसीटोन का, और एसीटोन से कम सबसे कम होगा प्रोपेनल का। सर प्रोपेनल का कम क्यों, एसीटोन का ज्यादा क्यों? इसमें 2 CH3 आ जाएंगे, CH3 COCH3 होता है ना, तो इसमें 2 CH3 आ गए, जबकि इसमें जो है एक हाइड्रोजन फिर फाइनली कम हो जाता है, प्रोपेनल 3 कार्बन का है।
तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, इसमें हालांकि पूछा है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो सीधे सीधे आ ही रहा है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 74। ऑर्डर पूछता तो पहला प्रोपेनॉल, फिर बेटा एसीटोन, ऑर्डर होता 1 2 3, बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर हो जाता, लेकिन हाईएस्ट पूछा है, आराम से पहला हमने बता दिया। ठीक, इस तरह से ये देख सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, डाइबल एच है और फिर रिएक्शन हो रही है, तो नाइट्राइल्स के लिए होती हुई है इमाइंस में, और एक चीज और, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर दिया हुआ है, तो अगर हम देखें तो ये ईस्टर को भी रिड्यूस करता है, ईस्टर को रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में। ईस्टर्स आर रिड्यूस टू एल्डिहाइड बाय डाइबल एच। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो ये जो ग्रुप है ये तो ऐसे ही रहेगा, बाकी इसकी जगह ईस्टर की जगह अगर हमने यहाँ पे डाइबल एच लिया हुआ है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ठीक है, आप देख सकते हो उसको। तो एल्डिहाइड देखो यहीं एक ही ऑप्शन में है, तो आसान हो गया सवाल। ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, ईस्टर कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में, विद द हेल्प ऑफ डाइबल एच। तो यहां पर इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 तक आपने हमारे साथ करे हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस आपको रिस्पेक्टेड रवि सर करवाएंगे 76 to 100। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा डिस्कशन, और निश्चित तौर पर आसान पेपर है। कभी कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन कम हो गए, किसी से ज़्यादा हो गए, तो इनसे कभी परेशान नहीं होना है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और फाइनली आपका पेपर अच्छा होगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। तो बस लगे रहिए, एग्ज़ाम करीब आ रहा है, हम सब लोगों की बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का डिस्कशन रवि सर कराएंगे 76 to 100। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों। तो आपके 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, और हम कराएंगे 76 से 100 तक। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन है 76। टॉलुइन की रिएक्शन क्लोरीन विद HNO और प्रोडक्ट बना यहाँ पर A, उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर बताना है कि आपको कि A क्या है। अब ध्यान देना बेटा, अगर टॉलुइन की अगर क्लोरिनेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फाइनल प्रोडक्ट अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोरिनेशन कितनी बार कराना पड़ेगा, 2 बार। अगर आप 1 बार क्लोरिनेशन कराएंगे तो ये बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, अगर आप 3 बार क्लोरिनेशन कराएंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड। तो फाइनल यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या, बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये तब बनेगा जब यहाँ पर 2 बार क्लोरिनेशन हो। तो अगर हम लोग 2 बार क्लोरिनेशन कराएं तो CHCl2 बेटा, इसको अगर यहाँ पर CH3 से एक H हटा दो तो एक वैलेंसी, तो बोलते हैं बेंजिल। अगर 2 तो बेंजल, और 3 हटा दो तो बेंजो। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, तो बताओ इसको क्या बोलें, बेंजल क्लोराइड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अब जरा देखना, यहीं पर अगर हम लोग ये प्रोडक्ट देते CH2OH, इसका मतलब कि 1 बार क्लोरिनेशन कराएंगे, तो 1 बार क्लोरिनेशन कराएंगे तो बने ये जो A होगा वो होगा बेंजाइल क्लोराइड, 2 बार क्लोरिनेशन कराएंगे तो बेंजल क्लोराइड, और 3 बार क्लोरिनेशन कराएंगे तो बेंजो क्लोराइड। तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। यहां पर बेटा एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हेलोजन विद रेड फास्फोरस। तो बेटा ये अल्फा हेलोजिनेशन होता है, तो यहाँ पर H हट के क्या लग जाएगा, एक H कम हो जाएगा और हेलोजन लग जाएगा। इसे बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग HBZ रिएक्शन। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड।
क्लियर है? तो यहाँ पर देखो जरा, प्रोडक्ट में हैलोजन अल्फा हैलोजिनेशन हो गया है, और ये हैलोजन बेटा क्या होना चाहिए? क्लोरीन और ब्रोमीन। और इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जरा ध्यान देना, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो है N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। और ये जो N2 प्लस है इतना, ये एक क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और ये जो OH है ये प्लस M, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल ये होता है प्लस M कैसा डायरेक्टर? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पैरा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो बन जाएगा क्या? ये तो मैंने फिनॉल बना दिया, N डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, और इतना है एजोबेंजीन। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका कलर होता है बेटा कैसा? ऑरेंज। ठीक है, इसे बोलते हैं एजोडाई। क्या बोलते हैं? एजोडाई। तो ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, तो आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट इज ऑरेंज डाई, और बनेगा, इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब बेटा अगर येलो डाई बनाना होता तो यहाँ पर फिनॉल की जगह हम लोग क्या ले लेते? एनिलीन। फिनॉल की जगह अगर एनिलीन लेंगे तो सेम यहाँ पर पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन जाएगा, और उसका कलर होगा येलो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 79 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। स्टेटमेंट 1, द IUPAC नेम ऑफ द ग्लूटारिक एसिड। बेटा अगर हम लोग बात करें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, शॉर्टकट ओम्स गैप, ओम्स गैप। ठीक है, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और पामिलिक। तो यहां पर अगर दो COOH के बीच में, दो COOH ग्रुप के बीच में CH2 होल N, अब अगर N बराबर अगर 0 हो जाए, N बराबर क्या हो जाए? 0, तो ये यानी कि ये CH2 है नहीं, यानी ये डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड। अगर दोनों के बीच में एक CH2 है तो मैलोनिक, 2 CH2 हैं तो सक्सिनिक, और 3 है तो ग्लूटारिक, 4 है तो एडिपिक, और 5 है तो पामिलिक। अब जरा देखो, कह रहे हैं कि एडिपिक ग्लूटारिक एसिड, तो ग्लूटारिक एसिड का मतलब यहाँ पर बीच में कितने? 3, और 3 अगर यहाँ कार्बन हो गए और 2 ये कार्बन, तो टोटल चेन कार्बन की कितनी हो गई? 5 की। तो यानी कि पेंटेन डाइओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया पेंटेन डाइओइक एसिड। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, एडिपिक एसिड। बेटा एडिपिक एसिड में कितने हो गए? 4, और 2 COOH, तो CH2 हो गए 4, और COOH में 2 ये, तो 4 2 6, यानी हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो ये नाम भी क्या है इसका? सही है, और ये नाम भी सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? 4th। क्लियर है? आंसर हो जाएगा बेटा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 स्टेटमेंट 1, फिनॉल इज reduced to benzene by passing the vapor over heated zinc dust। बेटा फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट से कराते हैं तो बन जाता है क्या? बेंजीन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएंगे तो क्या बनेगा? बेंजीन। स्टेटमेंट नंबर 2, अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड टू बेंजीन। अब बेटा बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है? 3, और इसकी रिएक्शन अल्ट्रावायलेट इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के, तो ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो टूटेगा यहाँ पर, तो बताओ क्या बन जाएगा? 3 क्लोरीन, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऐड हो जाएंगे ये, और हर जगह एक एक हाइड्रोजन है पहले से ही, एक एक हाइड्रोजन सब जगह पहले से ही है, तो बताओ ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? C6H6Cl6, C6H6Cl6, तो ये हो जाएगा आंसर। इसी को बोलते हैं क्या? गैमेक्सीन। क्या बोलते हैं? गैमेक्सीन, या बोलते हैं इसी को 666। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिंडेन, और ये क्या है? इंसेक्टिसाइड है। क्लियर है?
तो अल्ट्रावायलेट लाइट 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड टू बेंजीन टू प्रोड्यूस गैमेक्सीन C6H6Cl6। क्लियर है? तो ये हो गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्लियर बेटा? तो 80 का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। बेटा पॉजिटिव डेविएशन में अगर अल्कोहल आपको दिया है तो अल्कोहल के साथ कुछ भी हो, अल्कोहल के साथ देखो वाटर है, अल्कोहल और वाटर में पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन बेंजीन और टॉलुइन आइडियल सोल्यूशन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन निगेटिव डेविएशन, और नाइट्रिक एसिड, एसिड के साथ वाटर है तो यहां पर भी क्या हो जाता है? निगेटिव डेविएशन। तो बेटा यहां पर पॉजिटिव डेविएशन एक जगह है, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। 81 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 82, एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है बेटा। एक एसर्शन है सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से सोडियम हाइड्राइड बना, तो ये कह रहे हैं कि एक रेडॉक्स चेंज है। देखा जरा, सोडियम बेटा मेटल फॉर्म में है 0, हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म 0 और Na+1 H-1। सोडियम हाइड्राइड में H क्या होता है? -1। तो अब जरा देखो 0 से क्या हो गया? +1 ऑक्सीडेशन और 0 से -1 रिडक्शन, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिडक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन दिस सोडियम इज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, और जब एक साथ ये सब चीजें होंगी तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो आंसर बेटा कौन हो जाएगा? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा? फर्स्ट, फोर्थ। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। तो यहां पर कौन सी स्पीसीज टेट्राहेड्रल होगी? बेटा एक चीज ध्यान रखना, प्लेटिनम पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्लेटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्स पीटी और पीडी के कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जरा देखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। D2sp3। ठीक। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर और DsP2 का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्क्वायर प्लैनर, और यहां पर इनर ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑक्टाहेड्रल। ठीक। अब जरा देखो, यहां कह रहा है टेट्राहेड्रल, तो बेटा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पीडी का कॉम्प्लेक्स हमेशा DsP2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ठीक। पीडी का कॉम्प्लेक्स DsP2 और DsP2 होगा तो बेटा यहां पर ये क्या होगा? स्क्वायर प्लैनर, और ये भी क्या होगा? स्क्वायर प्लैनर। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब जरा देखो, अब हमें सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन में देखें। बेटा निकिल, अगर इसमें देखें तो x -4 = -2। बेटा -4 क्यों किया? 1 CN पे -1 तो 4 CN पे -4, तो x -4 = -2, x = +2। यहां पर भी देखो, यहां पर भी x क्या होगा? +2। निकल का ऑक्सीडेशन आ गया +2। बेटा निकिल होता है 28, 4s2 3d8, 4s2 3d8। जरा हमें बात करना है +2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? D8। अब जरा देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्वेश्चन आसानी से करना है हमें किससे? VBT से। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग CFT से। तो यहां पर दिया बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन, तो हम लोग VBT अप्लाई करेंगे। तो VBT में अगर बात करें, ये हो गया 3D, ये 4s, ये 4p। ठीक। जरा हम लोग D8 भरें, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब जरा देखना, अगर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये क्या हो जाएगा, पेयर, और एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2, DsP2, तो एक D 3D एक 4s और 2 P हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा DsP2। लेकिन इसके लिए तब जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो। बेटा साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये पेयरिंग हो जाएगी, फिर यहाँ से हाइब्रिडेशन हो गया DsP2, DsP2 स्क्वायर प्लानर। तो यहां पर भी ऑप्शन ये गलत हो गया, आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। जरा देखो क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, ये वीक फील्ड लिगैंड है क्लोरीन, तो पेयरिंग होगी नहीं, तो बताओ यहां पर फिर जो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन में कौन हो जाएगा, एक S और 3 P, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल। तो यहां पर पूछा जा रहा है बेटा टेट्राहेड्रल शेप किसका होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पर Cr+3 में के कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो कि ये है, कह रहा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या होना चाहिए। बेटा कोऑर्डिनेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की +3 है तो जनरली अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का या ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होता है, डबल, तो 3 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि इन दोनों का, अगर ये अमोनिया मोनोडेंटेट, क्लोरीन भी मोनोडेंटेट, तो अगर यहाँ पर x और y है तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 6। जरा यहाँ पर देखो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 4 1 5 गलत, 4 और 1 5 गलत। क्लियर है, तो आंसर तो इन दोनों में है। अब जरा देखो बेटा, जो चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज होता है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होता है। तो जरा देखना, पहले वाले ऑप्शन को चेक करें, अगर तो क्रोमियम का +3, अमोनिया 0 होता है, तो बताओ यहां पर मान लो मतलब यहां पर अगर एक अमोनिया वो बोल रहे हैं x बराबर 1, तो 1 इंटू 0। अब बताओ 5 कह रहे हैं, y 5 है, तो क्लोरीन -1, तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर +2 आना चाहिए। क्या देखो जरा +2 आ रहा है, ये है 3 -5, तो ये हो जाएगा -2 यानी नॉट इक्वल, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। अब जरा सेकंड चेक करें, क्रोमियम +3, अमोनिया 5 है, तो 5 इंटू 0, क्लोरीन कह रहे हैं 1 है, तो -1। अब जरा देखो इसको जोड़ के क्या +2 आ रहा है, अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम +2 आ जाएगा तो ठीक है, तो 3 और -1 क्या आ गया, +2। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्या बात समझ में आ रही बेटा। 84 के बाद हम लोग करेंगे 85। बेटा यहां पर बेंजल्डिहाइड है, कंसंट्रेट HNO3, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, अब बताओ यहां पर कितने मॉलिक्यूल लेना है बेटा, 2। 1 मोल का ऑक्सीडेशन होता है, 1 मोल का रिडक्शन। तो अगर ये CH2 एल्डिहाइड है ऑक्सीडाइज होके, लेकिन ऑक्सीडाइज होके बनेगा क्या, एसिड, बट ये बेस पड़ा हुआ है तो बनेगा क्या, सॉल्ट। तो मान लो हमने यहां पर COONA, ये A हो गया। अगर हम लोग B को बात करें तो इस CHO को, एल्डिहाइड को रिड्यूस कराओ तो CH2OH हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जो B प्रोडक्ट है वो CH2OH, और बोलेंगे इसको बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, B हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं है कि A और B क्या होंगे, उनमें से मतलब एक होगा बेंजाइल अल्कोहल और एक होगा सोडियम बेंजोएट। अब जरा देखो बी, इनकी रिएक्शन हम लोगों ने किससे करा दी, KMNO4 से, तो ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, तो बी की रिएक्शन उन्होंने कराया KMNO4 से, तो सी बना। तो इसका मतलब बी जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये बना सी। तो पहला तो बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो बेटा जब भी कभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 की रिएक्शन ऐसे कोई कंपाउंड से कराओ जिसके पास एक बेंजालिक हाइड्रोजन हो, तो देखो ये वाला कार्बन बेंजालिक कार्बन और इससे बेंजालिक हाइड्रोजन दो हैं, तो ये पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजोइक एसिड में।
COOH। तो जरा देखना, ए प्रोडक्ट क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट, और जो बी है वो कन्वर्ट हो जाएगा सी में, तो यानी बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। सोडियम बेंजोएट, ए क्या हो गया सोडियम बेंजोएट, और जो बी की रिएक्शन हम लोग KMnO4 से कराएं तो सी बना, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। यहां पर एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से कराया बेटा, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन जब HCN से कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो प्रोडक्ट यहां पर जो बनेगा वो साइनोहाइड्रिन बनेगा। जरा इसको तोड़ें, H+CN-, और यहां पर C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, तो यहां पर मैं O हटा दिया मैंने, इसको मैंने डबल बॉन्ड O। इस पाई बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये प्लस को कहाँ जोड़ोगे माइनस में, और माइनस को जोड़ोगे प्लस में, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो A क्या हो जाएगा, CH3 CH और ये CN, और एक ही कार्बन पे जब OH और CN एक साथ हो तो कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्लियर है। अब इसकी अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो साइनाइड चेंज हो जाता है किसमें, COOH में, तो फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 CHOH COOH। क्लियर है, ठीक। और ये इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है बेटा, क्योंकि इसके पास एक कायरल कार्बन है, और एक कायरल कार्बन है तो हमेशा ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। अब चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीक्वेंस। बताना है यहाँ पर इनके सीक्वेंस के आधार पे क्या क्या सही है। फॉर्मेशन ऑफ ए टेक्स बाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिल्कुल सही है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो बनता है ए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। कंपाउंड बी यानी ये जो लैक्टिक एसिड बना है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बी इज द लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही है, बी क्या है, एक लैक्टिक एसिड है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिल्कुल सही है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, येट इट इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कह रहे हैं कि जबकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तब भी ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बिल्कुल बात सही है बेटा, ध्यान दो। जो क्लोरीन है यहां पर ये -I इसका ज्यादा होता है, +M इसका क्या होता है, कम। अब -I ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरली कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, बट ये कैसा डायरेक्टर है, आर्थो पैरा डायरेक्टर, क्योंकि जो डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है वो मीजोमेरिक से आ रहा है यहाँ पर, किससे, मीजोमेरिक, और मीजोमेरिक में क्या है, +M, और +M कैसे होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके बावजूद भी वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। असर्शन या स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, हैलोजन एटम इज रिंग डीएक्टिवेटिंग, बिल्कुल सही है, रिंग को क्या कर रहा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बताओ ये रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट। ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन यहां पर रीजन नहीं बताया गया। क्लियर है, रीजन इसका ये होगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का, क्योंकि ये मीजोमेरिक में कैसा है, +M है। क्लियर है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब भी CO2 से कराएं देन हाइड्रोलिसिस, तो ये R, ये Mg+, तो ये R से क्या जुड़ जाता है, ये कंप्लीटली ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो A है वो क्या बन जाएगा, CH3, ये R मैंने लिख दिया, और ये पूरा कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाता है, COOH ग्रुप में, तो ये CH3 COOH। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट कर दिया, तो ये एसिड, ये बेस, एसिड और ये बेस क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो जो बी प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH3 COO- NH4+, ये सॉल्ट बन गया। बेटा P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हीट करोगे क्या निकल जाएगा, वाटर। बेटा यहाँ पर 4 वाटर हैं
तो 4 वाटर से 4 वाटर का सॉरी 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन से 2 वाटर का जुगाड़ हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर H2O फिर H2O, यानी कि 4 हाइड्रोजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये जो प्रोडक्ट है बेटा C, वो क्या बन जाएगा CH3CN, CH3CN। अब बताओ जरा कंपाउंड C क्या होगा, कंपाउंड C क्या होगा, CH3CN। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड। क्लियर है, चलो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है इथेन, और बोलेंगे क्या, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एरोमेटिक 1 डिग्री मीन और इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। इसकी रिएक्शन NaNO2 विद HCl बन जाएगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि क्या होता है, स्टेबल। तो जो ए प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन HBF4 से करा रहे हैं, ठीक है, तो HBF4 से ये क्या बनेगा, सॉल्ट। तो ये H और ये Cl निकल जाएगा, और बताओ क्या बनेगा, BF4 माइनस, तो इससे साथ जुड़ जाएगा, क्या बना, सॉल्ट। N2 प्लस और BF4 माइनस, ये सॉल्ट बन गया, B सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन NaNO2, तो Na प्लस NO2 माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल और ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये लीव कर देगा और क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है, तो यहां पर सबसे पहले बताना है बेटा B, तो B यहां पर एक सॉल्ट है N2BF4 माइनस, N2BF4 माइनस कितनी जगह है, ये तो N2Cl, ये 2 जगह है। इसके बाद नाइट्रोबेंजीन, यहां पर ये गलत हो गया, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। क्लियर है, तो 89 का आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, ग्लूकोज एंड केन शुगर। केन शुगर बेटा कौन सी होती है, सुक्रोज, सुक्रोज। तो ग्लूकोज एंड सुक्रोज कैन डिस्टिंग्विश बाई, बेटा ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो जरा, टॉलेन फेलिंग और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये टॉलेन फेलिंग और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को क्या करती हैं, ये ग्लूकोज भी रिड्यूस करती है, लेकिन शुगर केन यानी सुक्रोज रिड्यूस नहीं करती, इसीलिए बोल रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर है, तो जो शुगर या बोले कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट टॉलेन फेलिंग एंड बेनेडिक्ट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिड्यूसिंग शुगर। तो यहां पर अगर हम लोग इनको बात करें, ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, तो बताओ ये फेलिंग सोल्यूशन से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट 91, रिडक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एलॉय विद NaOH। तो अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस कराएंगे निकेल एलॉय की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको ये लर्न करना है, ठीक है। तो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको निकेल एलॉय विद NaOH की प्रेजेंस में उसको रिड्यूस कराओगे, तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आंसर हो जाएगा 91 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3Cl, तो ये बेटा अगर इसकी रिएक्शन KCN से कराएं तो K प्लस CN माइनस, यहाँ पर CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बन जाएगा क्या, मिथाइल साइनाइड। क्लियर है, लेकिन यहीं पर AgCN की रिएक्शन कराता तो बनता आइसोसाइनाइड, ना कि साइनाइड। चलो अब इसकी रिएक्शन 4 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम विद अल्कोहल, या बोलो सोडियम विद इथाइल अल्कोहल, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस करेगा, तो बताओ यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, CH2NH2। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर CH3NH2, CH3CH2NH2,
CH3 CH2 NH2। क्लियर है? CH3 CH2 NH2। और इसकी रिएक्शन NOCl से कराओगे तो ये NH2 ग्रुप हट जाएगा, जी डी प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो डी प्रोडक्ट हो गया इथाइल क्लोराइड, डी प्रोडक्ट हो गया इथाइल क्लोराइड। अब बताना है कि C और D रिस्पेक्टिवली क्या होंगे। तो बेटा C जो है 1 डिग्री अमीन है। कौन सा भी अमीन है? 1 डिग्री। NH2 को बोलते हैं 1 डिग्री, NH को बोलते हैं 2 डिग्री और N को बोलते हैं 3 डिग्री। तो यहाँ पर NH2 है तो बन गया 1 डिग्री अमीन। तो बताओ यहाँ पर 1 डिग्री अमीन एक जगह है ये, तो 2 डिग्री तो गलत हो गया, 1 डिग्री अमीन। अब जरा बोलो D के लिए क्या बोल रहे हैं वो, C तो बात हो गई, आगे वाली बात लिखी है D के लिए। तो कह रहे हैं कि यहां पर सेम अल्काइल हैलाइड एज A, नहीं ये है A जो है यहां पर एक कार्बन का क्लोराइड है और यहां पर बनना है 2 कार्बन का क्लोराइड। तो बेटा यहां पर इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, ये हायर, इसका हायर होमोलॉग कौन होगा? इथाइल क्लोराइड। क्यों? हायर होमोलॉग में कितने का अंतर होता है? CH2 का। तो यहां पर अगर CH2 ऐड कर दो ये बन गया। तो बताओ A और D में क्या रिलेशन है? ये इसका हायर होमोलॉग कौन है? ये। तो कह रहे हैं कि जो हायर होमोलॉग ऑफ A क्या है? D। तो ये हो जाएगा आंसर कौन सा? थर्ड। क्या बात समझ में आ रही बेटा? 93 मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये ग्राफ दिया हुआ है। इधर सॉल्युबिलिटी, इधर पार्शियल प्रेशर। बेटा पार्शियल प्रेशर बराबर होता है KH इंटू एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। अब बताओ जरा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जिसका KH क्या होगा? कम। यानी कि KH अगर बेटा जिस गैस का कम होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। KH है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जिस गैस के लिए कम होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। अब जरा देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक तो क्वेश्चन हम लोग स्लोप से कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्राफ में, क्योंकि यहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा अगर होगी तो उसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में क्या होंगे? ज्यादा। तो अगर x ज्यादा होगा यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है? ज्यादा। तो मैं यहां पर सॉल्युबिलिटी ही डायरेक्ट लिख सकता हूं, सॉल्युबिलिटी। तो बताओ यहां पर अगर सॉल्युबिलिटी है y पर और पार्शियल प्रेशर है x पर, तो y बाई एक्स अगर करें हम लोग, y बाई एक्स, तो y यहां पर है पार्शियल प्रेशर, तो मैंने यहां पर x कर लिया, अपान में x यानी प्रेशर कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 बाई KH। और y बाई एक्स, तो ये x, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी अपान में प्रेशर, सॉल्युबिलिटी अपान में प्रेशर, तो ये हो जाता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाता है 1 बाई KH। यानी कि जिसका एंगल कम उसकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जिसका एंगल कम होगा यानी tan थीटा कम, तो उसकी वैल्यू कम होगी, और इसका कम, सॉरी चलो इसी से कर देते हैं। एक किसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मैंने यहां पर वर्टिकल लाइन डाल दी, ठीक। वर्टिकल लाइन डालते ही बेटा मैंने सबके पार्शियल प्रेशर क्या कर दिए? सेम कर दिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इधर है, पार्शियल प्रेशर सेम हो गए। अब मैं यहां पर जरा देखो, ये जहां जहां कट कर रहे हैं मैंने उनको ये कर दिया। अब जरा देखो बेटा, जो हीलियम गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी देखो क्या है? कम, N2 की ज़्यादा और O2 की और ज़्यादा। यानी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? O2 की। यानी सॉल्युबिलिटी अगर सबसे ज़्यादा O2 की है तो उसकी KH क्या होगी? सबसे कम। तो देखो जरा, हेनरी लॉ कांस्टेंट टू कांस्टेंट फॉर दीज गैसेस विल लाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो किस सीक्वेंस में होंगी KH की वैल्यू? हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो देखो जरा,
जिसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा उसका KH कम, और सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, O2 की, तो O2 का KH क्या होगा, कम। तो O2 यहाँ पर KH कम है, यहाँ तो ज़्यादा देख रहा है, यहाँ भी ज़्यादा दे रहा है, और यहाँ N2 और O2 का कह रहा है बराबर है। तो आंसर तो मुझे डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है, सेकेंड। क्लियर है। अब जरा देखो हीलियम, हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम, अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो KH क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो KH सबसे ज़्यादा किसका होगा, हीलियम का। तो आंसर यहाँ से क्लियर हो गया, क्या होना चाहिए, सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सॉल्युबिलिटी कम है गैस की तो KH क्या होगा, ज़्यादा, और अगर KH कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। सॉल्युबिलिटी कम KH ज़्यादा, KH कम सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। नेक्स्ट 94, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेबिलिटी सीक्वेंस। बेटा अगर हम लोग ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन दिए हुए हैं, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के लिए स्टेबिलिटी अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर मान लो सेम हो गया तो हम लोग सेकंड चीज़ देखते हैं कि अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट लगाना है। जरा देखो बेटा अगर हम लोग बात करें 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 8 तक के इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 0 है से लेकर 8 तक, उसके बॉन्ड ऑर्डर हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये है इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड ऑर्डर। तो 0 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 0, 0.5, 1, 0.5, 1, सॉरी 0, 0.5, 1, 0, 0। जरा देखो 0 से 1 गए, 1 से 0 गए, 0 से 1 गए, और 1 से 0 गए। तो ये हमें याद भी होने चाहिए बेटा। देखो जरा 0.5 बढ़ाया, फिर 0.5 घटाया, 0, 0.5, 1, 1, 0, 1.5, 0, फिर 0 से 0.5, फिर 1, फिर 1 से 0.5, 0। तो 0 से 1 जाना है, 1 से 0 आना है, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमें याद होना चाहिए, ठीक है डायरेक्ट। अब जरा देखो H2 का बॉन्ड ऑर्डर, कितने इलेक्ट्रॉन है H2 में, H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। H2 प्लस, अगर हम लोग H2 की बात करें तो 2 और प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन, टोटल 1, और 1 का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 0.5। यहाँ पर H2 माइनस, तो 2 और 1 आ गया 3, और 3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5। तो 3 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5। अब जरा देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर 1, तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा 1। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर H2 माइनस 1 में, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, तो 2 यहाँ भर गए, 1 यहाँ, तो एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर कहाँ पर, बॉन्डिंग में। तो बताओ यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो ये ऑर्डर क्या है, बिल्कुल सही है। जरा यहाँ पर हम लोग बात करें CO में टोटल इलेक्ट्रॉन 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। यहाँ पर देखो जरा 14 थे, एक चला गया यानी 13, और 13 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। तो यहाँ है बॉन्ड ऑर्डर 3 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ पर देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, नाइट्रोजन N2 टोटल इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी 13 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और N2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब यहाँ पर देखो बेटा कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है कम, तो स्टेबिलिटी N2 प्लस की ज़्यादा होगी, N2 माइनस की कम। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, N2, तो ये वाला भी क्या है, सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
अब जरा ध्यान देना, अब आप कह रहे होगे कि मैं कैसे बता दे रहा हूं कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो यहां पर देखो जरा, H2 माइनस H2 प्लस, एंटी बॉन्डिंग में यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा। N2 प्लस N2 माइनस, यहां पर इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है तो वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से कराया, तो बताओ यहां पर K प्लस CN माइनस और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो ए प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CN। अब जरा देखो, इसकी ए प्रोडक्ट की SnCl2 विद HCl देन हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। और यहां पर ध्यान देना वाला, स्टीफन रिडक्शन में CN चेंज इनटू क्या हो जाता है, CHO। तो जो बी प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH2 CHO। क्लियर है, CH3 CH2 CHO। आंसर हो जाएगा बी, कंपाउंड बी बताना है, यानी कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। बेटा ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में HNO3 एक्ट एज एसिड और HNO3 एक्ट एज बेस। ये आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं NO2 प्लस या बोलो नाइट्रोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये H हटा देगा, तो बताओ ये क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो 96 का आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, व्हिच डू नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, बेटा सीरियम, TB और DY, ये सब +4 के साथ +3 शो करते हैं। जो YB है बेटा वो YB +2 के साथ +3 भी शो करता है, ये आपको याद रखना बेटा, ठीक है। तो YB की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, +2 के साथ +3, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी और इसकी भी, सबकी क्या होती है, +3। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी, +3, यहां पर क्या होगी, +3। क्लियर है। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी +4 नहीं शो करता, तो आंसर हो जाएगा YB। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 के बाद 98, व्हेन FeCl3 सॉल्यूशन इज एडेड टू NaOH। मैंने FeCl3 सॉल्यूशन में क्या ऐड किया, NaOH और Na+OH माइनस, और ये कह रहे हैं कि जब इसमें ऐड किया तो एक निगेटिवली चार्ज सॉल्व बन गया। कह रहे हैं ये ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा इसका आंसर ये होता है कि OH माइनस का प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा, तो ये एडजॉर्ब हो जाएगा OH माइनस। क्लियर है। तो एक निगेटिव चार्ज सॉल्व बन जाएगा, तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ OH माइनस आयन की वजह से क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज सॉल्व। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, द कलर ऑफ द सोल्यूशन इन प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। बेटा अगर हम लोग सोडियम एसीटेट की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और हीट करें तो यहां पर एक ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, या ब्राउन रेड बोल दो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ में आ रही है। तो पूछ रहा है कि यहां पर गिवन रिएक्शन इज, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा, ब्राउन रेड कलर का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बेटा 100, एक सॉल्ट है उसकी रिएक्शन AgNO3 से कराया तो एक येलो प्रेसिपिटेट बना। बेटा ध्यान दो, अगर हम लोग एक सॉल्ट की रिएक्शन AgNO3 से कराएं, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर ऑलमोस्ट, अगर
कंसंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन में सॉल्युबल है, व्हाइट सोल्यूशन कंसंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन में सॉल्युबल है, तो वो होगा यहां पर Cl माइनस, यानी ये क्या बनता है AgCl, ठीक है। लेकिन यहां पर बोल रहा है इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड अमोनिया, तो ये होगा आयोडाइड, इसमें इस सॉल्ट में क्या होगा आयोडाइड, तो बनेगा क्या AgI, AgI, तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। अब बेटा यहां 3 क्वेश्चन है, AgCl, AgBr, AgI, इसका कलर होता है व्हाइट, इसका होता है पेल येलो, हल्का येलो, और इसका कलर होता है येलो। ओके, अब देखो जरा, यहां पर अगर किसी सॉल्ट की रिएक्शन AgNO3 से कराई, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो ये क्लियर हो जाता है कि ये क्या था क्लोराइड था। अगर पेल येलो बनेगा तो ब्रोमाइड था, और अगर येलो बन जाएगा तो ये आयोडाइड था। क्लियर है। अब जरा देखो इनकी कंफर्मेटरी टेस्ट क्या कैसे होगा कि अगर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है तो ये वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होता है, वाटर में नहीं सॉरी अमोनियम सोल्यूशन में। अगर हम लोग बात करें अमोनिया सोल्यूशन में क्या होगा सॉल्युबल। ये जो AgBr है ये अमोनिया में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और ये अमोनिया सोल्यूशन में इनसॉल्युबल है। अमोनिया में क्या है इनसॉल्युबल है। तो ये कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई सॉल्ट है जिसकी रिएक्शन AgNO3 से कराई तो एक येलो प्रेसिपिटेट बना और वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है किसमें कंसंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन में, तो आइडेंटिफाई एनायन क्या होगा, तो ये होगा आयोडाइड। तभी AgI बनेगा येलो प्रेसिपिटेट और वो इनसॉल्युबल है किसमें अमोनिया सोल्यूशन में। तो आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा थर्ड। तो अपने जो है बेटा 51 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोगों का बस ज़्यादा दिन नहीं 2-3 दिन बचे हैं, तो ऐसे ही पेशेंस बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अगर 1-2 टेस्ट बचे हुए हैं उनको भी आप दे ही दीजिए, ठीक। क्लियर है। तो सेशन एंड करते हैं बेटा, थैंक यू सभी को।